नमस्कार साथियों, हमारे ईश्वरांजना यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों एवं सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज 2 अक्टूबर 2023 यानी कि आज जी के दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती और जिनके उपलक्ष्य में सभी विद्यार्थियों एवं सभी सज्जनों को दिल की असीम गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। और साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th और क्लास 10th की गणित विषय का प्रथम चैप्टर। और प्रथम चैप्टर हमें दिया हुआ है कि वास्तविक संख्या है। तो साथियों, ईश्वर आंजना यूट्यूब चैनल को जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब के साथ साथ में यदि हमारे कंटेंट आपको पसंद आए, हम नियमित रूप से अथक प्रयास कर रहे हैं और एक कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक करें और लाइक के साथ साथ शेयर भी करते रहें। तो साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं विषय गणित का प्रथम चैप्टर। और प्रथम चैप्टर है हमारे पास वास्तविक संख्या। तो साथियों, सबसे पहले तो वास्तविक संख्या क्या होती है हमें जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों, वास्तविक संख्या की परिभाषा यानी कि रियल नंबर, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं क्या कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या वह होती है जिसमें परिमेय संख्या भी शामिल होती है और अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है। तो जैसे 3 है, 5 है, ये दोनों एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। और √7 ये एक अपरिमेय संख्या है। -√3/2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह यानी कि युग्म को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये होगी तो वास्तविक संख्या की परिभाषा। अब चलते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो साथियों, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत अथवा अशांत आवर्ती होता है। यानी कि एक मतलब उनके जो अंक होते हैं वो बार बार आते रहते हैं। जैसे कि एक में हम 3 का भाग देते हैं तो 0.33 करके बार बार वो आता रहता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती होता है। और एक दूसरी परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और PQ दोनों पूर्णांक होने चाहिए। MQ बराबर ≠ 0, यानी कि जैसे कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम परिमेय संख्या देखें तो जैसे कि 1/0 तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। फिर 2/0 ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 2/3 है, -2 है, 0 है, 3 है, 1/2 है इत्यादि। तो यह तो होगी परिमेय की बात। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, हम अपरिमेय संख्या पर आते हैं। अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत यानी कि अशांत होना चाहिए। दशमलव प्रसार ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती
ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, √2 है, √5 है। ये रूट में आने वाली सभी संख्याएं, सभी यानी कि जैसे कि जिनका हम वर्ग मूल नहीं निकाल सकते हैं, और जैसे कि 4 का घनमूल, इसका घनमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। फिर पाई है, पाई एक परिमेय संख्या है, तो इत्यादि। और एक बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा नोट करके कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान एक परिमेय संख्या है, जबकि इसका मान, इसका पाई का मान, इसका मान 22/7, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि इसका मान है जो वो एक परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद हम साथियों चलते हैं पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या की परिभाषा देखें तब जिसमें सभी संख्या शामिल हो। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या है। आज हम इसके बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.1 समझा देंगे। पूर्णांक संख्या यानी कि ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या जिसमें, या फिर ऐसी संख्या नहीं लिख के दूसरा कोई परिभाषा लिख लेते हैं कि शून्येतर संख्या है, शून्येतर संख्या यानी कि शून्य भी शामिल होना चाहिए, और ऋणेतर संख्या, ऋणेतर एवं धनात्मक संख्या, ऋणेतर एवं धनात्मक संख्याओं के युग्म को या ऋणेतर संख्या पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या और शून्य को शामिल हो, तो इन सब को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर -3 है, -2 है, -1 है, 0 भी शामिल होना चाहिए, 1 पॉजिटिव संख्या है। इस प्रकार आगे, और इस प्रकार माइनस अनंत तक इधर और प्लस अनंत तक उधर, सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या है। इसके आगे हम चलते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिसमें एक तो खुद का भाग जाना चाहिए और एक का भाग जाना चाहिए, यानी कि ऐसी संख्या है, जो एक
एवं एक एवं सव्यम, एक एवं सव्यम को छोड़कर अन्य किसी संख्या से, एक व सव्यम को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होने चाहिए। उसमें एक व सव्यम को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होने चाहिए, विभाजित नहीं होनी चाहिए, विभाजित नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 हैं, इस प्रकार फिर 11 हैं, 13 हैं, डैश 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 चलती रहेगी। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें या तो एक का भाग जाना चाहिए और एक या फिर एक सव्यम का भाग जाना चाहिए। यानी कि जिसके मतलब गुणनखंड या तो एक होना चाहिए और या फिर वो खुद संख्या है उसके गुणनखंड होने चाहिए, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। फिर हम एक और भाज्य संख्या की परिभाषा भी लिख लेते हैं। भाज्य संख्या यानी कि जस्ट इसका ऑपोजिट है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसको एक व सव्यम को छोड़कर अन्य कोई भी गुणनखंड हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम 9 ले लेते हैं कि ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक व सव्यम को छोड़कर एक व सव्यम को छोड़कर कोई अन्य संख्या हो तो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। और भाज्य संख्या का अर्थ होता है यानी कि जिसमें एक व सव्यम को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी संख्या है जिसका या तो गुणनखंड एक व सव्यम होना चाहिए या फिर उसके अलावा ऐसी संख्या जो एक व सव्यम को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी कि उसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लो 2 है, 2 में एक तो एक का भाग जा सकता है, इसके अलावा या फिर 2 का भाग जा सकता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है। फिर जैसे कि हम 3 को भी देखें, अब 3 को देखें, 3 में भी एक का भाग जाता है और एक सव्यम 3 का जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। फिर जैसे हम 7 को देखें, अब 7 को देखें, 7 में भी या तो एक का जाता है या फिर 7 सव्यम का जाता है। फिर जैसे कि 11 को हम देखें तो 11 में भी या तो एक का जाता है या फिर 11 सव्यम का जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसीलिए ये सब संख्या अभाज्य संख्या होगी। और इसी प्रकार जैसे देखें हम भाज्य संख्या, अब जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ कि 9 ले लेता हूँ। अब 9 में एक का भी भाग जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, तो ये तो होगी अभाज्य संख्या की परिभाषा। लेकिन इसके अलावा भी भाग जा रहा है, यानी कि 3 का भाग इसमें जा रहा है, तो इसके अलावा यानी कि उसका गुणनखंड एक व सव्यम को छोड़कर कोई अन्य संख्या हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका गुणनखंड हम लिखने जाए तो 1, 9 और 3, यानी कि एक व सव्यम को छोड़कर कोई अन्य संख्या है हमारे पास, तो इसीलिए वो होगी भाज्य संख्या। उदाहरण यहाँ लिख लेता हूँ। उदाहरण में लिख लूँ 9, जैसे कि इसमें 9 यानी कि एक का और सव्यम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, तो इसीलिए वो होगी भाज्य संख्या। एक हो गया 9। जैसे मैं लिख लूँ 15, अब ये 15 भी देख लो, 15 भी क्या है? 15 भी एक भाज्य संख्या है। 15 में एक का जा रहा है, इसके अलावा एक तो 15 का भी जा रहा है, इसके अलावा देखो 3 का भी जा रहा है, इसके अलावा 5 का भी जा रहा है। तो इसीलिए एक और सव्यम के अलावा, किसके अलावा? एक और सव्यम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो या कोई अन्य संख्या इसका गुणनखंड हो तो उससे कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो
एक व स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो उसे तो कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी जिसमें एक व स्वयं के छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो आप मैं निश्चित होगा कि आप सभी को यह जो मैंने समझाया है अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और साथियों लगातार जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ में, निश्चित आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो साथियों हमने भाज्य और अभाज्य की बात की, उसमें भाज्य संख्या की परिभाषा और अभाज्य संख्या की परिभाषा हमने समझी। तो साथियों एक पॉइंट है, उसे नोट करके आपको ध्यान रखना है, हमेशा कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो एक संख्या है कि एक है वो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, यानी कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। फिर हम आगे बढ़ते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार यानी कि जिन परिमेय संख्याओं के हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होते हैं या फिर लिख सकते हैं, तो उनके दशमलव प्रसार हमेशा शांत होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें, ये रहा 2/10। तो आप देखो कि यहाँ पर 2 को हम जैसे कि इसका गुणनखंड करें तो हम क्या, जैसे 2 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जिसके 2 की पावर n यानी कि जिसके n का भी मतलब यहाँ पर n का मतलब है घात, और यहाँ पर m का मतलब भी है यानी घात। m का मतलब है कि 5 की घात और 2 का मतलब है n का मतलब है 2 की घात। तो 2 बटा इसके रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शांत दशमलव प्रसार हो गया। फिर एक और एग्जाम्पल जैसे कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और जिन परिमेय संख्याओं के हर क्या कि जिसके 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में था, तो वो थी एक शांत दशमलव प्रसार। और जिन परिमेय संख्याओं के हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं होता है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं। क्या होते हैं? अशांत आवर्ती होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि 1/3 है, कि 1/3 है, तो 1/3 को हम 2 इंटू 5 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि है 1/3। तो हम इसे 2 इंटू जैसे कि a1/2 इंटू 5 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये हो गया अशांत आवर्ती संख्या। फिर जैसे कि 17, ये दोनों उदाहरण हैं। फिर एक बात कर लेते हैं हमारे इस प्रथम प्रश्नावली में LCM व SCF के बारे में, और एक फॉर्मूला है जो आपको मैं बता देता हूँ। फिर कल से हम एक 1.1 चैप्टर शुरू करेंगे, और यह आपको बेसिक समझाना इसीलिए ज़रूरी था कि आगे सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, तो इसीलिए ये जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों हम चलते हैं आगे। और एक का ऐसे जैसे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की जानकारी कंपटीशन में भी बार बार पूछी जाती हैं, तो इसीलिए इन सभी चीज़ों का ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के साथ साथ यदि हमारे कंटेंट आपको पसंद आता है, और पसंद आने के साथ में आप लाइक करें, और लाइक के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो LCM का यानी कि लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। अब जब किसी संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, यानी कि दी गई संख्याओं के छोटे से छोटे सार्वक गुणनखंड को हम लघुत्तम समापवर्ती, दी गई संख्याओं के छोटे से छोटे सार्वक गुणज को हम LCM कहते हैं। क्या कहते हैं? LCM। दी गई संख्या के छोटे से छोटे सार्वक गुणनखंड को, जैसे कि 1/2 है और 1/3 है,
यदि हम इसके एलसीएम की बात करें तो 2 और 3 का सार्वगुणज यानी कि छोटा छोटा जिसमें 2 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। तो हम इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड जिसे हम एलसीएम याद कर लेते हैं, एक और नहीं, 2 और 3। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना है, तो इसमें हम भाग देंगे 2 का भाग इसमें एक बार जाता है। अब इसमें नहीं जाता है तो इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं। फिर यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें 3 प्राप्त है। अब 3 में हम 2 से आगे बढ़ते हैं, हम 3 का भाग देते हैं। अब हम 3 का भाग देते हैं, जैसे इसका 1 का तो 1 में लिखूँगा और इसमें भाग गया 1 बार। अब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, यानी कि छोटा से छोटा सार्वगुणज क्या है। अब सार्वगुणज 2 × 3 प्राप्त हुआ, यानी 2 × 3 = 6। तो इसका एलसीएम हमें 6 प्राप्त हुआ, यानी कि छोटा से छोटा सार्वगुणज एलसीएम कहलाता है। तो यह होगी एलसीएम की बात। अब हम थोड़ी एचसीएफ यानी कि महत्तम समापत्ति की बात कर देते हैं, ताकि क्या है कि मैं कोई प्रश्नावली में आगे किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार का विघ्न पैदा न हो। तो साथियों, यह छोटी छोटी चीज़ें भी बेसिक चीज़ें हैं जिनकी जानकारी होना हमें अत्यंत आवश्यक है। तो एचसीएफ और एचसीएफ महत्तम समापत्ति यानी दी गई संख्याओं के बड़े से बड़े सार्वगुणज को क्या महत्तम समापत्ति दी गई संख्याओं के एलसीएम में था छोटे से छोटे सार्वगुणज का, लेकिन यहाँ पर है बड़े से बड़े सार्वगुणज का, बड़े से बड़े सार्वगुणज को बड़े से बड़े सार्वगुणज को या सार्वगुणज को हम एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इन छोटी मोटी बेसिक चीज़ों की जानकारी हमें ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं, एक हमारे पास इस प्रश्नावली में फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन भी कई एग्ज़ाम में भी आते हैं और हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, फॉर्मूला ये है कि यदि हम जैसे कि हम कोई 2 संख्या दे रखी हो और 2 संख्याओं का एक संख्या में एलसीएम दिया हुआ हो और किसी में एचसीएफ ज्ञात करना हो, या फिर किसी में एचसीएफ दिया हुआ हो और एलसीएम ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है। और वो फॉर्मूला ये है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है 2 संख्या दी हुई होती हैं और 2 संख्याओं में से हमें एलसीएम वगैरह, एक का एलसीएम या फिर एक का एचसीएफ ज्ञात होता है और एक का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या, प्रथम संख्या इंटू गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। यह फॉर्मूला रहता है और बहुत याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना हम सवाल नहीं कर सकते हैं। प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। और यदि हमें जैसे कि एलसीएम दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ कि एलसीएम दिया हो और एलसीएम दिया हो और ज्ञात करना हो एचसीएफ, क्या ज्ञात करना हो? एचसीएफ ज्ञात करना हो। अब एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एचसीएफ बराबर फॉर्मूला हो जाता है एचसीएफ इंटू एलसीएम है, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या है। तो इसमें से जैसे एचसीएफ ज्ञात करना है तो एलसीएम इसके भाग में चला जाता है और एचसीएफ एलसीएम भाग में चला गया तो हमें एचसीएफ की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो साथियों, एचसीएफ इज इक्वल टू, अभी मैं इसको पक्षांतर कर देता हूँ तो ये होता है प्रथम संख्या, क्या कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या, फिर इसके अपॉन में चला जाता है एलसीएम। क्या चला जाता है? एलसीएम। इसी प्रकार हम एलसीएम ज्ञात भी कर सकते हैं, एलसीएम यहाँ आ सकता है और एचसीएफ उधर जा सकता है। तो यदि एचसीएफ दिया हो, क्या कि एचसीएफ और दोनों संख्या दी हो और एलसीएम हमें ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? एलसीएम। तब हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एलसीएम बराबर
तब हमारे पास फॉर्मूला देते हैं एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या और अपॉन में हो जाता है प्रथम संख्या और दूसरी संख्या अपॉन में हो जाता है एस सी। ठीक है, जिससे एलसीएम ज्ञात हो जाता है। और यदि एलसीएम दिया हुआ हो तो हमें एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। और कभी कभी एक संख्या दे रखी हो दूसरी संख्या ज्ञात करने का पूछा जाता है अक्सर सवाल, तो उसके लिए हम उसके लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। और उसके लिए हमें एचसीएफ या एलसीएम दोनों में से वैसे दोनों ही दिया हुआ होगा। तो जैसे कि हम पूछ ले कि एक संख्या दे रखी हो, एक संख्या वो एचसीएफ को एलसीएम दिया हुआ हो एलसीएम, और तब दूसरी संख्या ज्ञात करनी होती है। तब क्या ज्ञात करनी होती है? दूसरी संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करनी होती है। तब हम जैसे प्रथम संख्या इंटू दूसरी एक संख्या दे रखी हो, तब इस संख्या को एचसीएफ इंटू एलसीएम के अपॉन में ले आते हैं, तब हमें वो फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ और अपॉन में प्रथम संख्या या एक संख्या या प्रथम संख्या जैसे लिख लेते हैं। दूसरी संख्या ज्ञात करने की होती है प्रथम संख्या और बराबर में हमारे पास ज्ञात हो जाती है दूसरी संख्या। ठीक है, तो साथियों आज तक हमारी क्लास यही तक हम समाप्त करते हैं। यह संपूर्ण वास्तविक संख्या चैप्टर था और उसकी सब बेसिक जानकारी में लेकर के आपके सामने मैंने रख दी है। तो साथियों इसे आप एक बार अपने कॉपी के फ्रंट पेज में भी लिख सके या फिर किताब में वगैरह तो अंडरलाइन अवश्य करें, जिससे क्या है कि क्वेश्चन वगैरह हम प्रश्नावली में या फिर कभी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछे, जैसे एब्बाजेशन क्या है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन कई बार आते रहते हैं और कई विद्यार्थी गलत करके भी आते हैं, तो उनके लिए बेहद ये कारगर साबित होगी। तो यह होगी हमारे बेसिक जानकारी। और हम कल शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 और इसी के साथ सभी साथियों को आज यही तक हम समाप्त करते हैं। तो साथियों जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।